सर ने दो बार 22 में जो नॉर्सेट 3 था वो क्रैक किया, और जो नॉर्सेट 4 है जिसका दहशत अभी भी है, यानी सबसे टफ एग्जाम नॉर्सेट 4 में आया, सर ने वो भी अच्छे रैंक से क्रैक किया। सर आप पहले तो ये बताओ, दो बार क्यों? आप तो पहले से कोई कहता है कि प्यारा दो पढ़ लो, टारगेट हाई पढ़ लो, हो जाएगा। कोई कहते हैं कि एनक्लेक्स पढ़ लो, हो जाएगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं? पीआर यादव तो मैंने सर नहीं पढ़ी थी सर। पहली चीज़ तो ये है कि हम क्वेश्चन पे जब तक जा ही नहीं सकते जब तक हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है। सर नॉर्सेट 5 आ रहा है, अभी तो 1.5 घंटे का एग्जाम हो गया है, 100 क्वेश्चन आंसर करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करें सर? हेलो सर, वेलकम टू दी नर्सिंग स्टार शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप समय निकाले मेरे शो के लिए आए, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग एक साथ बैठ पाए, बात कर पाए। आप आए यहाँ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ है मिस्टर के सैनी सर। सर आप थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट से। सर आज के इस मंच में, इस वीडियो में ना, आपका जितना भी अचीवमेंट है वो सब गिना दो सर हमको। सर मैंने एक्चुअली क्या है कि 2 एग्ज़ाम दिया है नोट सेट का, एक तो 22 वाला नोट सेट और एक ये 23 वाला नोट सेट। मैं दोनों में ही सेलेक्ट हुआ हूँ। उसमें मेरी रैंक थी 1725 22 वाले नोट सेट में, और इसमें है मेरी रैंक 791 रैंक सर। देख रहे हो, एक नोट सेट नहीं निकाल पाते हम लोग, कितना मुश्किल होता है। सर ने 2 बार 2 एम्स निकाल दिया, 2 नोट सेट क्रैक कर दिया। ये है हमारे आज के स्टार। सर आप मुझे आपके परिवार के बारे में, कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ। सर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर मैं। कौन कौन है फैमिली में सर? फैमिली में सर मेरे सिस्टर हैं, जो उनका तो मैरिज हो गया है, और फिर मेरा एक बड़ा भाई है और एक मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में सर। फाइन। आपका स्टडी मीडियम क्या था सर, पढ़ाई का? मेरा सर हिंदी मीडियम रहा है सर। हाँ, हिंदी मीडियम। और आगे की पढ़ाई के बारे में बताओ। आगे की पढ़ाई सर मैंने 11th-12th फाउंडेशन किया था। नीट फाउंडेशन जो होता है, मैंने सीकर से गुरु कृपा कोचिंग से पीएमटी फाउंडेशन किया था सर। उसमें फिर 1 साल मैंने ड्रॉप ऑल लिया था सर, टारगेट तैयारी की थी नीट के लिए। कॉलेज के बारे में बताओ। फिर सर उसमें तो एक्चुअली सर क्या है कि मेरा हो नहीं पाया था नीट में, तो उसके बाद में फिर मेरे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था सर। SMS कॉलेज है जयपुर में, तो सर वो मिल गया था मुझे गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, BSc नर्सिंग के लिए। नीट जब नहीं मिला वो फेलियर था? हाँ सर, फेलियर मान सकते हैं उसको। एक्चुअली अगर 1-2 अटेम्प्ट और देता तो मे भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर फैमिली का इशू रहता है थोड़ा कि इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए फिर ठीक है। अगर BSc नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो फिर मैंने ले लिया था। ठीक है, ले लेते हैं, BSc नर्सिंग कर लेंगे। हाँ सही है सर। और अभी एम्स में आके कैसा लग रहा है कि सही किया जो डिसीजन लिया, कि थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि यार नीट में जाना चाहिए था? सर पहले तो था, स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो सर क्या है कि एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हम कहीं ना कहीं नीट की तैयारी कर रहे थे और फिर अब BSc नर्सिंग करेंगे ऐसे, लेकिन ठीक है बाद में फिर एक्सेप्ट हो जाता है, तो ठीक है, अब तो कोई रिग्रेट नहीं है। गवर्नमेंट सेटिंग से भी BSc नर्सिंग की जाती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर से भी की जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि आप एम्स से भी BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग कर सकते हो, है ना सर? हाँ। कैसे करें सर, एक बार बता दो। एम्स के लिए एक्चुअली ना शायद आई थिंक कमांड एम्स का पेपर होता है, उसमें ओनली गर्ल्स के लिए होती है। उसमें एंट्रेंस लगता है, तो उसमें ओनली गर्ल्स के लिए एडमिशन होता है एम्स के अंदर। और जो एंट्रेंस का डिटेल्स है वो आपको एम्स दिल्ली की वेबसाइट में मिल जाएगा। एम्स दिल्ली एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो अगर आप चाहो कि गवर्नमेंट के अंदर यानी एम्स से ही पढ़ाई करो तो आप BSc नर्सिंग भी एम्स से कर सकते हो, है ना सर? अभी सर मेन टॉपिक पे आते हैं। सर ने दो बार 22 में जो नॉर्सेट 3 था वो क्रैक किया, और जो नॉर्सेट 4 है जिसका दहशत अभी भी है, यानी सबसे टफ एग्जाम नॉर्सेट 4 में आया, सर ने वो भी अच्छे रैंक से क्रैक किया। सर आप पहले तो ये बताओ, दो बार क्यों? आप तो पहले से एम्स पे थे। जो लोग गवर्नमेंट में है वो एम्स में आना चाहते हैं, जिसका जॉब नहीं है वो एम्स में आना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट है वो एम्स में आना चाहते हैं। आपने तो पहले एम्स क्रैक कर लिया था। सर एक्चुअली ये होता है कि जो फर्स्ट वाला नोट सेट दिया था उस टाइम पे तो ये होता है कि कहीं भी एम्स मिल जाए इंडिया के अंदर, वो हमको लेना होता है। तो फर्स्ट बार में तो ये होता है कि हाँ जहाँ भी मिल गया वहाँ ले लो, तो मुझे कल्याणी मिल गया था तो मैंने ले लिया। फिर जब सेकंड बार प्रिपरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ हम अपने होम टाउन के नियर बाई पहुँच जाएँ। तो मेरे सर क्या है कि दिल्ली जो है ना वो नियर बाई मेरे होम पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने मुझे जाना था दिल्ली में, तो इसलिए मैंने दिल्ली के लिए फिर वापस से एग्जाम का प्रिपरेशन किया था सर। अभी एम्स से आपका घर का कितना डिस्टेंस है सर? एम्स का बाय ट्रेन 4 and 5 आवर का रन है सर। दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल सिलेक्ट किया सर? दिल्ली में सर मुझे अलॉट हुआ है लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, LHMC।
सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाँ है। सर, सेंट्रल CGHS के अंडर आता है। सर अभी स्ट्रेटजी बता दो, 2 बार एम्स निकाला, कैसे निकाले? सर ये था कि मैं अगर कॉलेज की बात करूँ ना, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ये था कि एकदम फुल मजे किए थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई हार्डली मतलब पढ़ाई की नहीं थी, ओनली ये था कि बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम पास करना है। थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा ये था, स्टार्ट कर दिया था। फिर फाइनल ईयर आने के बाद में थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट किया था, जैसे मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले लिया था। ऑनलाइन मतलब मेरा 4th ईयर चलता रहा था, जिसमें ड्यूटी, कॉलेज और फिर साथ में मैंने कोचिंग भी किया था ऑनलाइन कोचिंग लेकर के, क्योंकि ऑफलाइन के लिए इतना टाइम था सर था नहीं मेरे पास में, इसलिए। तो फिर मैं लाइब्रेरी वगैरह भी मैंने ज्वाइन की थी उसके लिए 6 मंथ के अप्रोक्स। तो सर मेरी ये स्ट्रेटजी थी उस टाइम। सर थर्ड ईयर में ही आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया था? नहीं सर, फाइनल ईयर में आने के बाद में लिया सर मैंने। थर्ड ईयर में तो थोड़ा, हाँ फाइनल ईयर में तो मैंने थोड़ा टेक्स्ट बुक पढ़ी थी। फाइनल ईयर में आने के बाद में फिर मैंने कोचिंग से स्टार्ट किया था सर। सर बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी अच्छा है कि कोचिंग? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं सर, लेकिन आई थिंक मैं बोलूँगा कि कोचिंग अगर लें ना तो फिर ज़्यादा बेटर है। तो कोचिंग लेने से क्या है कि सर जो सेल्फ स्टडी से हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली, लेकिन जब हम कोचिंग लेते हैं तो हमारे पास में कंटेंट होता है कि हमें इतना पढ़ना है, तो फिर उसमें क्या है थोड़ा ईजी हो जाता है। कोई भी चीज़ हमारे पास में कंप्लीट नोट्स बन जाते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करते रहो सर। ये यानी पहले आप कोचिंग ले लो, हाँ नोट्स बना लो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस, उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। बस एक बार ये है कि अपने पास में कंटेंट आ जाए, नोट्स आ जाए अपने पास, ये है सर। बुक कितने इंपॉर्टेंट है सर? कोई कहता है कि प्यारा दो पढ़ लो, टारगेट हाई पढ़ लो हो जाएगा, कोई कहते हैं कि एनक्लेक्स पढ़ लो हो जाएगा, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो सर ये चीज़, क्योंकि एम्स का एग्जाम का जो पैटर्न होता है नोट सेट का, वो सर हर बार चेंज होता है पहली बात तो उसमें ये होता है कि किसी एक बुक के प्रेफर करने के बजाय अपन 2 या 3 बुक अगर लेके चलें तो वो ज़्यादा बेटर है। मैंने तो सर मतलब मोस्टली टारगेट हाई निकाली थी। टारगेट हाई में से मतलब थोड़ा बहुत बाकी रहा था मेरा, इमेज बेस या जो भी है सारे मैंने टारगेट हाई से निकाल लिए थे। कुछ हद तक मैंने मौसवी जो है इनक्लेक्स मौसवी, उसमें से क्वेश्चन किए थे। PR यादव तो मैंने सर नहीं पढ़ी थी, PR थ्योरी वाली ना क्वेश्चन वाली मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने 2 ही बुक में से पढ़ा है बस। बाकी टेस्ट सीरीज जो थी सर, कुछ जैसे संडे सैटरडे को फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं फुल सिलेबस वाले, तो वो ऑनलाइन चलती हैं फ्री में काफ़ी, तो फिर मैंने उनसे टेस्ट दिए थे बस। मैंने अलग से कोई टेस्ट सीरीज परचेज भी नहीं की थी उसके लिए। ठीक है, सर ने उतना मॉक टेस्ट आप दे दो, फ्री में भी हो जाता है, बुक के पीछे भी रह जाता है ना सर मॉक टेस्ट, उतने से ही यानी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। सर एक बात है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, काफ़ी सारे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि MCQ ज़्यादा पढ़ाई करें कि थ्योरी, क्योंकि थ्योरी के लिए उतना टाइम बचता भी नहीं, तो क्या स्ट्रेटजी है इसमें सर? सर पहली चीज़ तो ये है कि हम क्वेश्चन पे जब तक जा ही नहीं सकते जब तक हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी थ्योरी क्लियर करो अच्छे से, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जब कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो देन अपन क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थ्योरी में हम जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी अगर है, कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं ना सर अपने को, तो फिर पैथोफिजियोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि सर स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उसमें से जब हम पैथोफिजियोलॉजी पर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो उसमें सिम्टम फिर निकल के आ जाते हैं ऐसे, तो फिर हमको सिम्टम को अलग से रटने की या फिर याद करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसलिए पहले तो थ्योरी अच्छे से क्लियर करो एक बार, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर नॉट सेट 5 आ रहा है, अभी तो 1.5 घंटे का एग्जाम हो गया है, 100 क्वेश्चन आंसर करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें सर? सर नॉट सेट का जो पैटर्न रहता है ना, वो क्या है कि मतलब हर बार चेंज करता है वो अपना पैटर्न। तो उसमें अपने को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि पेपर को देख करके कि हाँ भाई कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं, पेपर हार्ड आया है, पेपर सरल आया है, कैसा आया है। पेपर अगर सरल आया है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन तक जा सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और पेपर अगर थोड़ा टफ आया है तो हमको फिर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे कि UR कैटेगरी या OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 160 या 170 क्वेश्चन इतने तक तो अपने को करने चाहिए, तभी हम मतलब जा सकते हैं उस कट ऑफ की रेंज तक। इस बार क्या हुआ था सर कि बहुत सारे मतलब नेगेटिव इस बार ज़्यादा हुए हैं, एक्चुअली मेरे भी काफ़ी नेगेटिव हुए थे इस बार, नेगेटिव बहुत सारे लोगों के ज़्यादा हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया बहुत सारे लोगों का। और एक क्वेश्चन है, हाँ छोटा सा, आपने 2 बार एग्जाम दिया, हाँ सर, आप नॉट सेट 3 दिया, नॉट सेट 4 भी फाइट किया, हमारे बहुत सारे साथी भी हैं जिन्होंने भी ट्राई किया, नॉट सेट 3 भी दिए, नॉट सेट 4 ताकि रैंक पुश कर सके, उनका नहीं हो पाया, क्या रीज़न हो सकता है सर? सर कहीं ना कहीं मैं तो ये थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस को मानूंगा मैं, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी, पहले तो थ्योरी अच्छी करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो कहीं ना कहीं जब अपन करते हैं ना तो हो जाता है। फिर ये था कि नॉट सेट 3 में या फिर नॉट सेट 4 में
एक कहीं ना कहीं 3 आवर अपन ना सेटिंग पीरियड अपना हो नहीं पाता है। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि 3 आवर कंटिन्यूस बैठने की अपने को आदत होनी चाहिए। कैसे करें अपने वही है कि हम कम से कम 3 घंटे, तो जैसे कि एग्जाम है अपना 9 से 12 के बीच में अपना एग्जाम है, तो उससे 3 या 4 या 5 दिन पहले से ही सेम टाइम 9 से और 12 के बीच में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या फिर पढ़ाई करो कुछ ना कुछ, जिससे क्या है कि अपना माइंड 3 घंटे तक एक्टिव रहना चाहिए। अगर अपना माइंड 3 घंटे तक एक्टिव है तो पेपर में भी एक्टिव रहेगा। लेकिन हमारा कि ऐसा हुआ कि 3 घंटे 9 से और 12 के बीच में हम कहीं ना कहीं पहले दिन तो सो रहे हैं, दूसरे दिन हम एग्जाम देने चले गए, तो फिर अपना फिर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, फिर अपन इतना इफेक्टिवली पेपर को अटेंड नहीं कर पाते हैं सर। ये सही ट्रिक बताया सर ने। अगर 3 घंटा आप बैठने का अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, और अभी तो एग्जाम 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा आप आसानी से बैठ सकते हो, कंसंट्रेशन देके क्वेश्चन का सॉल्व भी कर सकते हो। सर ये भी बताओ कि जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना, वो क्या स्ट्रेटजी लेके जाए? जब एग्जाम में बैठे मुझे पता चल गया कि यार क्वेश्चन तो टफ आ गए, अब अभी नेक्स्ट क्या करें? ऐसा होता है जैसे कोई नर्वस हो गए, एंशियस हो गए, 1 क्वेश्चन गया, 2 क्वेश्चन गया, 3 क्वेश्चन गए, बीच में मुझे नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए सर? सर यही तो बात है, वहाँ नर्वस अगर हो गए ना तो फिर आगे भी नर्वस ही हो जाओगे। अगर 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली ऐसे आ गए, क्वेश्चन छोड़ना सीखो। क्वेश्चन में मतलब ये होता है कि जरूरत से ज़्यादा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपली ठीक है छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं आता है फिर छोड़ो फिर आगे बढ़ो, तो उसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कूल होकर पेपर दो। अगर नर्वस एक बार हो गए ना तो फिर तो ये मान लो कि पेपर हो ही नहीं पाएगा। नर्वस तो होना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम कूल होकर पेपर दो मस्त, कि ठीक है होगा जो देखा जाएगा, ऐसे सोचो बस। वो भी सही है, कूल मंत्रा कूल रहो, अच्छे से एग्जाम दो, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। और सर और एक बात भी था, जैसे कि नॉटसेट 5 के लिए बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सिर्फ 1 ही महीना बाकी है, अगले महीने के 17 को एग्जाम ही है। क्या क्या टिप्स दोगे आप? सर उसमें ये होता है कि अभी जो नोटसेट आने वाला है ना, उसके लिए तो थ्योरी तो ये है कि अगर पहले पढ़ रखी है तो ओनली क्वेश्चन पे फोकस करो। थ्योरी मेन सब्जेक्ट की पढ़ो, ज़्यादा सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और थ्योरी में भी मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट कोई पढ़ भी रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट में से सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मेन टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको उठाओ, तो इतना टाइम तो है भी नहीं अब कि थ्योरी पढ़ पाएँ। तो मेन टॉपिक्स की थ्योरी को उठाओ और उसको फटाफट से पढ़ो, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन फोकस करो। बताइए, वर्किंग नर्सिंग ऑफिसर जो कर रहे हैं उनके लिए अलग चीज़ होती है, और जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनके लिए एक अलग चीज़ होती है। माना कि जो वर्किंग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा जो इनकी ओटी में ड्यूटी है, NICU में ड्यूटी है, या फिर इमरजेंसी में ड्यूटी है, या PICU में ड्यूटी है, या मोस्टली ओटी की अगर मैं बात करूँ जैसे गायनिक ओटी है, तो उसमें जो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या इससे रिलेटेड वो थोड़े ज़्यादा आते हैं गायनिक वाले पार्ट से, तो इसलिए उस पर फोकस करो। जब ओटी में ड्यूटी करते हो तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर अपने हाथ में है तो अपने को पता होना चाहिए उसके बारे में हर चीज़, किस काम में ये आता है, क्या इसका नाम है, ये कैसे यूज़ होता है, ये है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसलिए। और जैसे कि माना कि NICU की अगर मैं बात करना चाहूँ तो उसमें जैसे कि इंक्यूबेटर हुआ या फिर रेडिएंट वार्मर हुआ, ये चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में हर चीज़ अपन को पता होती है ना एक चाइल्ड की केयर के बारे में, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस पर भी तो आते हैं, तो फिर वहाँ से अपनी क्लियर हो सकती हैं। यानी अगर हॉस्पिटल साइट में आप ड्यूटी कर रहे हो तो कोशिश करो OT, NICU, ICU इस तरह के सेटिंग्स में अगर वो अपने पोस्टिंग ले तो अपने कोर्स के साथ साथ वो नॉलेज एग्जाम में भी काम आएगा। सर अब क्या कहना चाहते हो कि BSc नर्सिंग के बाद वर्किंग करे या फिर सीधा एग्जाम देने की प्रिपरेशन? सर वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास में फैमिली का बैकअप है, कोई मतलब मनी का इशू नहीं है, तो फिर आप स्टडी करो, फिर आप जॉब के लिए मत जाओ, प्राइवेट जॉब के पीछे उतना मत भागो, ये बोलना चाहूँगा मैं तो। और फिर अगर फैमिली का बैकअप नहीं है अपने पास में तो फिर जॉब भी करनी पड़ेगी, तो उसकी जॉब के साथ साथ में पढ़ाई करो। फिर जॉब के बाद में यह है कि आपको 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लोगे ना तो उसी से काम चल जाता है। कितना घंटा पढ़ाई करने के लिए? सर नर्सिंग का सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, ये मतलब फर्स्ट टाइम अगर अपन नोटसेट की तैयारी कर रहे हैं ना तो उसको आराम से 6 मंथ इनफ है पढ़ाई के लिए। फर्स्ट टाइम अगर नोटसेट पढ़ते हैं तो एक बार क्रैक कर लिया है, दूसरी बार करते हैं 2 या 3 मंथ पढ़ लो, इनफ है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि सर अपने घर के पास जा रहे हैं। आप और सक्सेस करें। थैंक यू सो मच। जब हम दिल्ली में आएंगे फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे कि सर उस हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कैसा है। जाते जाते आप ये बता दो कि यानी एम्स में आप नवंबर में ज्वाइन किया था, लगभग 6-7 महीना हो गया ना सर, कैसा लगा एम्स कल्याणी? एम्स कल्याणी सर बहुत अच्छा लगा।
फास्ट जॉब पोस्टिंग हाँ है ना? वर्किंग जो पोस्टिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है सर मेरा, फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो एक छोड़ के जाएंगे तो थोड़ा मतलब होता है सर, दुख तो होगा हाँ, सर, भाई, दुख तो होगा। लेकिन ठीक है, एक खुशी भी है कि अब होम टाउन के नियर बाई जा रहे हैं बस। ऑल द बेस्ट विशेस सर। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर